हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं विषय इतिहास क्लास 12th के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी यूपी बोर्ड, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एक ही सिलेबस अब चल रहा है। तो सभी के लिए बिल्कुल बराबरी से बेनिफिशियल हैं ये वीडियोस। आप लोग इनको देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य को आगे। जैसे कि हम लोगों ने, आपको पता ही होगा, पिछले वीडियोस जो मैंने पिछला वीडियो जो अपना बनाया था उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7वां चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज में और 7वां चैप्टर हमारा अभी चल रहा है, जिसका एक क्लास कंप्लीट हो चुका है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको जरूर देखिएगा ताकि आप स्टार्टिंग से क्लास ले सकें। और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं तो वो तो पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, किसने उसको स्थापित किया और उसकी स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उनको आप लोग जरूर देखिएगा। सारे पॉइंट्स जो हैं एक एक नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हाल ही में आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हुए हैं, उसमें भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है व्यापार। पहले हम लोग व्यापार के ऊपर बात करेंगे। व्यापार जो था विजयनगर साम्राज्य का वो कैसा था? तो व्यापार बहुत कुछ सेना पर डिपेंड भी करता है। यहाँ मुख्य तौर पर घोड़ों का व्यापार होता था, क्योंकि यहाँ की जो सेना थी वो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी थी? घोड़ों की। घोड़ों की जो, या घोड़ों का महत्व बहुत ज्यादा था। घोड़ों की प्रमुखता थी सेना में, क्योंकि अश्वपति ज्यादा होते थे और सेना को अगर शक्तिशाली बनाना है तो उसका मुख्य कारण अच्छे घोड़े होते थे। तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ की सेना का मुख्य पार्ट कौन सा था, या कौन सी सेना की टुकड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? तो आपका आंसर रहेगा घोड़सवार या अश्व सेना, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब अच्छे घोड़े चाहिए तो फिर हमें घोड़ों को अच्छी जगह से लाना भी पड़ेगा। तो इसके लिए आपका अगला क्वेश्चन है घोड़ों का आयात इस समय कहां से होता था? घोड़ों का आयात होता था अरब से। ये क्वेश्चन कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में आया है। अरब और मध्य एशिया। अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का व्यापार होता था, आयात होता था। और आपको बता दूं कि उस समय ये पूरे व्यापार के ऊपर अरब के जो व्यापारी थे उनका बहुत ज्यादा कमांड था, वो सबसे ज्यादा इसकी देखरेख करते थे। यहाँ आपको अभी हाफ ईयरली में एक क्वेश्चन आया है, व्यापारियों, कुछ वोकैबुलरीज रहती हैं हमारे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर भी है। व्यापारियों के स्थानीय समूह। व्यापारियों के स्थानीय समूह, ये क्वेश्चन आपका आता है, आएगा। तो स्थानीय समूह को क्या कहते थे? कुदिरई चेट्टी। कुदिरई चेट्टी व्यापारियों के कुछ स्थानीय समूह होते थे, उनमें एक समूह था, ठीक है, इसको ये नहीं कहते थे, एक समूह था, व्यापारियों का एक स्थानीय समूह था जिसका नाम था कुदिरई चेट्टी, और इसका अर्थ है घोड़ों का व्यापारी। ये क्वेश्चन अभी हाफ ईयरली में आ चुका है। हाल ही में आपका 13 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन था, कुदिरई चेट्टी का अर्थ क्या है? घोड़ों का व्यापारी। और मेरे ख्याल से फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको डायरेक्टली उसका आंसर देना था। तो व्यापार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कौन कौन से हो गए? एक तो सेना,
में किसकी इंपॉर्टेंस थी? घोड़ों का महत्व सबसे ज्यादा था। घोड़ों का आयात कहाँ से होता था? अरब से और मध्य एशिया से। व्यापारियों के स्थानीय समूह होते थे, उन्हीं समूहों में से एक समूह था कुदरई चेट्टी, जिसका अर्थ होता है घोड़ों का व्यापारी। कुछ टाइम के बाद पहले तो यहाँ पर जो अरब के व्यापारी थे उनका बहुत ज्यादा कहेंगे हम कि इन्वॉल्वेशन था भारत के व्यापार के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे अरब के संग में व्यापारिक संबंध काफी पुराने थे, तो अभी भी चल ही रहा था। फिर उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आया, वो है ना, कहते हैं भारत की खोज की। तो वास्को डी गामा जब भारत आया तो पुर्तगालियों का भारत में आवागमन शुरू हुआ और पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियां, व्यापारिक कारखाने स्थापित किए, जो कि सामरिक महत्व के भी थे। सामरिक महत्व यानी कि सैनिक लेवल के, तो युद्ध से रिलेटेड। तो जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर अपने सभी कारखाने वगैरह स्थापित कर लिए और उन्होंने बंदूकों का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन भी आता है, बंदूकों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? पुर्तगालियों ने सबसे पहले बंदूकों का प्रयोग किया। राइट। अब ये मैं थोड़ा सा इस तरीके से आपको जैसे बोलती जाती हूँ और लिखती जाती हूँ, आप इन पॉइंट्स को बिल्कुल सीक्वेंस में सही तरीके से विद सेंटेंस आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो बंदूकों का प्रयोग सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। जब बंदूकों का प्रयोग इन्होंने सेना में किया तो उससे इनकी इंपॉर्टेंस भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई। शक्ति, एक तरीके से हम कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन इन्होंने यहाँ पर किया और इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर काफी बढ़ गई। फिर इसके बाद कुछ और व्यापार की अगर बात करें, यहाँ पर हमारे लिए ये इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन है। फिर व्यापार में एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा जाता है कि कौन से चीजों के लिए विजयनगर प्रसिद्ध था? तो मसालों के लिए, मुख्य जो मतलब इसके अलावा जो मुख्य चीजें थी, मसाले, आभूषण, रत्न, ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। विजयनगर में बहुत समृद्ध वर्ग रहता था, अच्छे धनी लोग रहते थे और वो लोग विदेशी चीजों की बहुत ज्यादा मांग थी उनके बीच में, और विदेशी रत्न, आभूषण ये भी वो बाहर से भी मंगाते थे, हमारे यहाँ भी वो होते थे। और मसाले के लिए तो दक्षिण भारत शुरू से ही बहुत प्रसिद्ध है, आज भी है। दक्षिण भारत में सिर्फ विजयनगर की क्या हम बात करें, चाहे हम कहीं पर भी साउथ में चले जाएं तो आज भी वहां पर मसालों का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां मसाले बहुत ज्यादा उनकी पैदावार होती है, देश विदेश में वो जाते हैं। तो व्यापार में हमारे लिए इतने ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 101% मैं आपको ये चीज बोल सकती हूँ। जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, कुछ भी आपका बाहर नहीं जाएगा। बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और चीजों पर। व्यापार के बाद आते हैं शासकों पर। तो आज मैं आपको वंशावली बताऊंगी, इनकी वंशावली कैसी थी, थोड़ा सा हम लोग उस पर बात कर लें, थोड़ा समझा देती हूँ, फिर हम लोग अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। शासक वर्ग, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 200 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य रहा अपनी स्थापना से, 200 वर्षों में लगभग उसका अंत हुआ। 1336 में स्थापना हुई और 1565 में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अभी जो टाइम था, इस टाइम पीरियड में 4 वंशों ने यहाँ पर शासन किया। सबसे पहला तो वंश था संगम वंश, जिसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। ये 1336 में हमने कल भी पढ़ा था कि हरिहर और बुक्का जो थे, 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने वाले ही ये थे और इन्होंने वहां पर संगम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दूसरा वंश जो था वो था सालुब वंश, एक सेनानायक था सालुब, उसने
संगम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी थी। तो इसका टाइम पीरियड है 1336 से 1485। पूरा जो संगम वंश आपका रहा है उसमें इतने ज्यादा शासक रहे, काफी शासकों ने शासन किया है। तो 1336 से 1485 तक संगम वंश ने शासन किया और 1485 से फिर आया यहाँ पर सालुव वंश। सालुव वंश जो है उसने 1503 तक शासन किया, राइट। तीसरा वंश यहां पर था तुलुप वंश, और तुलुप वंश का शासनकाल था 1503 से 1529, राइट। चौथा वंश था आरविंदु वंश, और इसने तो काफी टाइम तक शासन किया। 29 के बाद भी, 29 भी प्रॉपरली नहीं था, थोड़ा बहुत और ये आगे गया है। 29 तो यहाँ हम इसलिए मानते हैं कि तुलुप वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था कृष्णदेव राय। डेफिनेटली आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस राजा रहे। और पूरे विजयनगर साम्राज्य में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, और सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण प्रशासन जो रहा विजयनगर का वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में रहा। साथ में साम्राज्यवाद की दृष्टि से अगर देखें कि जो राज्य की सीमाएं थी वो कहां कहां और कितनी ज्यादा फैली, तो साम्राज्य की जो परिधि थी वो भी सबसे ज्यादा बड़ी अगर किसी के काल में तो वो कृष्णदेव राय था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था, सबसे बड़ा शासक कौन सा था, कौन सा ऐसा शासक था जिसके समय में विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा शांति स्थापित रही, कौन सा ऐसा शासक था जिसके समय में विजयनगर की सीमाएं सबसे ज्यादा फैली, सबसे ज्यादा राज्यों पर शासन हुआ। तो एक ही आंसर है हमारा, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई थी। उसके बाद थोड़े बहुत ही कम टाइम तक तुलुप वंश रहा और फिर वहां पर आरविंदु वंश का शासन स्थापित हो गया। और फिर बहुत ही बुरी स्थिति विजयनगर में, जितना ज्यादा सुसंगठित कृष्णदेव राय ने किया था उतना ही ज्यादा बेकार हो गया वहां का माहौल जो था। उसके उत्तराधिकारी उसको नहीं संभाल पाए, आरविंदु वंश के शासक भी योग्य नहीं थे। फिर पूरी सत्ता एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था राम राय, उसके हाथों में पूरी सत्ता आ गई। उसने एक कठपुतली शासक को गद्दी पर बिठाया और सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। उसकी जो नीतियां थी वो इतनी ज्यादा बुरी थी कि आसपास के जो छोटी छोटी जो रियासतें थी, कुछ बड़े सल्तनतें भी थी, तो वो उनको परेशानी हुई और उनको मौका मिला विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करने का। राम राय की जो नीतियां थी उन नीतियों के कारण जो सल्तनतें थी दक्षिण भारत की, उन्होंने आपस में मैत्री स्थापित की और सब लोगों ने मिलकर के एक गुट बनाया, एक सामूहिक सेना तैयार की और उस सामूहिक सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया 1565 में। और 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर समाप्त कर दिया गया। इसको हम लोग वापस से एक बार और पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे कृष्णदेव राय की। सिर्फ कृष्णदेव राय के बारे में ज्यादा है हमारी बुक में, तो इनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं और उसके बाद किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य खत्म हुआ, कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने सामूहिक तौर पर विजयनगर के ऊपर आक्रमण किया, इन सारी चीजों पर बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको चीजों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनमें बहुत हौच पौच सा है, बहुत सारी चीजें हैं और ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ने पहले कभी उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुन रखा होता है, तो स्टूडेंट्स को इन चीजों को पढ़ने में बहुत परेशानी आती है। इसलिए मैं बहुत बड़ा वीडियो इन वाले चैप्टर्स का नहीं बनाती हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखें, लेक्चर को एक बार फिर से सुने, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करें और अपने नोट्स बनाएं और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए,
मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।